मेरा नाम अनन्या है। मैं हमेशा से एक गंभीर स्वभाव की लड़की रही हूँ। शायद वक्त से पहले ही बड़ी हो गई थी। हम दो भाई बहन थे। मेरा भाई अनिल मुझसे 10 साल बड़ा था। मम्मी पापा की यादें मेरे लिए धुंधली सी हैं, जैसे कोई पुरानी तस्वीर। मैं बहुत छोटी थी जब एक हादसे में वो दोनों हमें छोड़कर चले गए। माँ की गोद और पापा का साया मैंने सिर्फ तस्वीरों में देखा। उन दिनों मुझे अक्सर डर लगता था। खामोश दीवारें, सन्नाटा और दिल में एक अजीब सा खालीपन। लेकिन मेरे भाई ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। अनिल मेरे लिए सिर्फ भाई नहीं, मम्मी पापा दोनों बन गए थे। वो खुद जवानी की दहलीज पर थे, मगर उसने मेरा हाथ ऐसे थामा कि मुझे कभी कमजोरी महसूस नहीं हुई। सुबह मुझे स्कूल छोड़ने जाते, रात को कहानियाँ सुनाते और अगर मुझे चोट भी लगती तो वो ही मेरी मरहम पट्टी करते। मेरी जिंदगी में थोड़ा सुकून तब आया जब अनिल भाई की शादी हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई और औरत भी माँ जैसा प्यार दे सकती है, लेकिन मेरी भाभी रिया ने ये साबित कर दिया कि रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, दिल से भी बनते हैं। शादी के पहले दिन ही अनिल ने रिया से कहा, अनन्या मेरी बहन मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसे कभी ये न लगने देना कि तुम उसकी भाभी हो, इसके लिए माँ बनकर रहना। और रिया ने ये वादा भी निभाया। मैंने उनकी आंखों में अपने लिए कभी परायापन नहीं देखा। वो मेरे बाल संवारती तो इतनी नरमी से जैसे सचमुच माँ हो। जब मैं बीमार पड़ती तो मेरे लिए रात भर जागती थी। मेरे कपड़े, मेरी पसंद, मेरी छोटी छोटी खुशियों का वो खास ख्याल रखती थी। हम एक छोटे से घर में रहते थे। किचन से रिया भाभी की हंसी की आवाज़ें आती तो दिल को सुकून मिलता था। अनिल भाई दफ्तर से थके हारे लौटते, लेकिन मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। एक दिन मैंने रिया भाभी से पूछा कि भाभी, अगर मेरी माँ होती तो कैसी होती? वो मुझे गले लगाकर बोली कि शायद मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाली होती। लेकिन मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये जगह मिली। उनकी बातों में एक मिठास थी जो मेरे ज़ख्मों पर मरहम बन गई। हर रविवार हमारा दिन खास होता। अनिल भैया मुझे पार्क ले जाते और रिया मेरे लिए आलू के पराठे, चटनी और दही भल्ले बनाती थीं। हम सब घास पर बैठकर हंसते खाते और जी भरकर पल बटोरते थे। एक बार अनिल भैया ने रिया भाभी से कहा कि जब अनन्या हंसती है तो लगता है कि पूरी दुनिया खुश हो गई है। भाभी हंसते हुए बोली कि बस भगवान इसे हमेशा हंसता ही रखे, हम दोनों तो इसके लिए ही जीते हैं। रिया भाभी अक्सर मेरे साथ बैठकर मेरे सपने सुनती। भाभी कहती कि अनन्या, तुम क्या बनना चाहती हो? मैं कहती कि कुछ बड़ा, जो खुद अपने दम पर जिए, बिना किसी के सहारे। वो मुस्कुराकर कहती, तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें ऐसी जिंदगी मिले जिसमें तुम्हें कभी झुकना न पड़े। मेरा बचपन इन छोटे छोटे पलों में संवर गया। हमारे घर में प्यार का माहौल था। रिया भाभी हर छोटे मौके पर मेरे लिए कोई ना कोई तोहफा लाती थी। मेरे जन्मदिन पर अनिल भैया खुद केक लाते। वो जानते थे कि मैं इन चीज़ों का इंतज़ार करती हूँ। कभी कभी रात को मैं देर तक जागती तो देखती थी कि अनिल भैया और भाभी मेरे कंबल को ठीक कर रहे हैं। वो मेरे लिए एक पूरा परिवार थे। ये सब देखकर भी मेरी आंखों पर आंसू आ जाते थे। वो मेरे लिए एक पूरा परिवार थे। भैया का साथ, भाभी की गोद, उनकी प्रार्थनाएं, सब कुछ। मेरी जिंदगी एक सामान्य और सुरक्षित समय था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, जैसे कोई किताब के पन्ने जिन्हें कोई जल्दी जल्दी पलट रहा हो। पढ़ाई पूरी होने के बाद सब कुछ बदलने लगा। वही घर, वही लोग, मगर बातों का रुख अब मेरे भविष्य की ओर मुड़ने लगा था। भाभी अक्सर मेरी डिग्रियां और सर्टिफिकेट्स देखकर मुस्कुराती थी, कहती थी कि अनन्या, तुमने पढ़ाई में सचमुच बहुत मेहनत की है। मैं सिर झुकाकर कहती कि आप दोनों का साथ था, वरना अकेले क्या होता। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। दोपहर में जब सब अपने कामों में व्यस्त थे, भाभी मेरे पास आई। उनके हाथ में चाय का कप था। वो मेरे पास बैठी और गंभीरता से बोली, अनन्या, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है। अब हम चाहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी का अगला कदम भी खुशी से भरा हो। मैंने नजरें चुराई। मैं समझ तो गई थी कि वो किस बारे में बात कर रही हैं, मगर जानबूझकर अनजान बन गई। मैंने कहा, कौन सा कदम भाभी? वो हंसते हुए बोली कि अब इतनी भी भोली मत बनो, तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। मैंने चाय का घूंट लिया और कहा कि अभी तो पढ़ाई खत्म हुई है, इतनी जल्दी भी क्या है? उन्होंने कहा कि जल्दी नहीं है, बस वक्त की बात है। तुम्हारे भैया भी यही चाहते हैं कि तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले जो तुम्हें वैसे ही समझे जैसे हमने समझा। मैं खामोश हो गई। दिल में एक अजीब सी उलझन थी।
मैंने सोचा कि शायद हर लड़की को इस दौर से गुजरना पड़ता है। नए माहौल में खुद को रखने का ख्याल, नए रिश्ते में बंधने का डर मुझे डरा रहा था। कुछ दिन के बाद एक शाम भैया के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया। भाभी जल्दी से किचन से निकली और उनके साथ बैठ गईं। वो कुछ देर चुप रहे, फिर मेरी ओर देखकर बोले कि अनन्या, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, तुम्हारी भाभी के मायके की साइड से, रिया के कजिन्स में लगता है, आदित्य। मैंने चौंक कर भाभी को देखा, वो खामोश थी। मैंने कहा, क्या वो जानते हैं कि मेरा रिश्ता आप लोग क्यों कर रहे हैं? भैया ने नरमी से कहा कि हाँ जानते हैं, और आदित्य तुम्हारे बारे में पहले से खुद सुनता आया है। पहले तो मुझे अजीब लगा कि कोई मुझे जानता हो और मैं उसे नहीं, लेकिन फिर सोचा परिवार का रिश्ता है, शायद बातें होती रही हों। 2 दिन के बाद आदित्य अपनी माँ के साथ हमारे घर आया। मैं ऊपर अपने कमरे में थी, दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, जैसे कोई इम्तिहान हो जिसका नतीजा मुझे नहीं पता। भाभी मेरे पास आई और बोली कि जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बात हम लोग कर लेंगे। आदित्य को देखो कि वो कैसा इंसान है। हमें तो कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम्हारी मर्जी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। मैं नीचे गई तो देखा आदित्य सोफे पर बैठा था, छोटे कद का, गंभीर मगर शांत चेहरा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वो खड़ा हुआ नमस्ते किया। मैंने नज़रें झुकाकर जवाब दिया। हमारी मुलाकात औपचारिक सी रही, लेकिन उसकी लहजे में एक सादगी थी जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। न ज़्यादा बोलता था, न ज़रूरत से कम। बातचीत के बाद जब वो चला गया, भाभी ने कहा कि आदित्य ने साफ कह दिया कि उसे तुम पसंद हो। मैंने धीरे से पूछा, वो क्या करता है? उन्होंने बताया कि एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। अगले दिन भैया ने मुझसे मेरी राय पूछी कि देखो अनन्या, हमें तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस हम तुम्हारा फैसला जानना चाहते हैं। अगर तुम राज़ी हो तो बात आगे बढ़ेगी। मैं कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से कहा कि हाँ भैया, मुझे वो ठीक लगा। रिश्ता तय हो गया। घर में खुशी का माहौल छा गया। भाभी ने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। वो मेरे साथ बाजार जाती थी, कपड़े गहने हर चीज़ में मेरी पसंद का ख्याल रखती थी। उन्होंने कहा कि अनन्या, तुम्हें बस खुश रहना है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा घर ऐसा हो जहाँ तुम्हारी हंसी गूंजे। भाभी की ये बात मुझे हमेशा याद रही। आदित्य से फ़ोन पर मेरी कभी कभी बात हो जाया करती थी। वो साफ सुथरा और सीधी जिंदगी गुजारने वाला लड़का था। उसने कभी बातों में हद पार नहीं की थी। एक दिन उसने कहा कि अनन्या, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुकून बने। शादी की तारीख तय हो गई। 6 महीने बाद की हमारी शादी की तारीख फिक्स हुई थी। उन महीनों में मेरी जिंदगी जैसे नए रंग लेने लगी थी, सपनों में नई उमंगें भरने लगी थी। शादी का दिन आया तो सब कुछ सपने के जैसा लग रहा था। घर में रोशनी, मेहमानों की चहल पहल, और मेरे दिल में एक अजीब सी गूंज थी। भाभी मेरे कपड़ों की सिलवटें ठीक कर रही थी। वो बार बार कहती कि आज तुम मेरी गुड़िया लग रही हो। मेरी शादी हो गई और जब मैं आदित्य के घर पहुंची तो उसने मेरी तरफ देखकर बस इतना कहा कि तुम्हें देखकर लगता है कि किस्मत ने मुझे सचमुच कुछ खास दिया है। विदाई के बाद मैं और आदित्य अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। एक साफ सुथरा फ्लैट, सादगी से सजा हुआ, मगर हर चीज़ में एक व्यवस्था थी। आदित्य ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि ये घर तुम्हारे कदमों से पूरा हुआ है। अगले दिन हमारी पहली सुबह थी। मैंने नाश्ता बनाने की जिद की। आदित्य ने पहले मना किया, फिर हंसकर बोला कि ठीक है, अपना ध्यान रखो, कहीं जल न जाना, वरना पहले ही दिन शिकायत हो जाएगी। उसके बाद हम दोनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता। जैसे मैंने चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी बना दी तो कहता था कि तुम्हारी चाय भी तुम्हारी तरह मीठी है। हनीमून के लिए हम हिमाचल चले गए। मनाली, शिमला और कुल्लू की वादियों में वक्त गुजारा। मैंने पहली बार बर्फ़ को छुआ और आदित्य की बाहों में वो पल जैसे ठहर गए। एक दिन हम लोग रोहतांग पास पर खड़े थे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि ये बर्फीले पहाड़, ये शांति और तुम, सब कुछ परफेक्ट है। हमने छोटे छोटे ढाबों पर चाय पी, स्थानीय बच्चों को टॉफ़ियाँ दी और ज़िंदगी को पहली बार पूरी तरह से महसूस किया था। मेरे लिए आदित्य के साथ हर पल नया था। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। जैसे जब मैं नींद में बातें करती तो सुबह पूछता कि रात को तुमने कहा था कि तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, चलो आज चलते हैं। हनीमून से लौटने के बाद ज़िंदगी ने एक नया मोड़ पकड़ लिया। मैं सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती थी।
आदित्य दफ्तर जाते और शाम को लौटकर हम लंबी लंबी बातें किया करते थे। उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। अक्सर रात को वो कुछ पढ़कर मुझे सुनाते थे। एक दिन वो कबीर के दोहे पढ़ रहे थे। मैंने कहा कि ये तो बहुत दुखी लाइन है। उसने फौरन कहा कि बस याद रखना, अगर मैंने कभी तुम्हें दुख दिया तो मैं वो पहला इंसान हूँगा जो तुम्हारा दिल हल्का करेगा। इसी दौरान भैया और भाभी ने पुणे शिफ्ट होने का फैसला किया। भैया की कंपनी ने वहाँ एक नई ब्रांच खोली थी और उन्हें वहाँ बड़ा रोल मिला था। शाम को भैया ने मुझे फ़ोन किया कि अनन्या, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन हमें सुकून है कि तुम आदित्य के साथ खुश हो। भाभी ने भी मुझसे बात की और कहा कि मुझे खुशी है कि तुमने अपना घर बसा लिया है, अब तुम्हारा संसार आदित्य के साथ है। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की कि जैसे मेरे भाई भाभी ने मेरे लिए सब कुछ किया, वैसे ही ऊपर वाला उनके लिए भी आसानियां पैदा कर दे। भैया के जाने के बाद घर में खालीपन सा लगने लगा, लेकिन आदित्य ने वो खालीपन भरने में देर नहीं की। एक शाम में किचन में थी, वो पीछे से आया, मेरी आंखों पर हाथ रखकर बोला कि बताओ मैं कौन। मैंने हंसकर कहा, कोई ऐसा जो मुझे चैन से सांस लेने नहीं देता। वो बोला, चैन से नहीं, प्यार से। हमारी जिंदगी का हर दिन एक नया रंग लाता था। आदित्य कभी कभी मेरे लिए छोटे छोटे तोहफे लाता था। एक बार वो एक सोने का पेंडेंट लाया था जिस पर मेरा नाम लिखा था। कहने लगा कि इस पर मुझे तुम्हारा नाम दिखा तो लगा जैसे तुम्हारा हिस्सा है। मैंने उसे पहन लिया और कहा कि अब मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। वो हंसकर बोला, बस फिर वादा करो कि मुझे भी अपने दिल से कभी नहीं निकालोगी। मैंने जवाब दिया कि पहले निकालने का मौका तो दो। वो जोर से हंसा। मैंने पहली बार सोचा, क्या हर औरत को इतनी आसानी से इतना प्यार मिलता है? मैं नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे लिए क्या लेकर बैठी थी। उस वक्त बस इतना पता था कि आदित्य वो इंसान है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। जिंदगी अपने रंगों में बह रही थी। सुबह की चाय, शाम की बातें, रात के किस्से। हमारी शादी को 6 महीने होने को आए थे। आदित्य के साथ हर दिन एक नया अनुभव था। वो जिंदगी को सादगी से जीता था, लेकिन उन दिनों मेरे शरीर और मन में एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। थकान, चक्कर और मन का उदास रहना। पहले मैंने इसे मामूली समझा, लेकिन जब तबीयत बिगड़ने लगी तो आदित्य ने गंभीरता से कहा कि कल डॉक्टर के पास चलते हैं। कोई लापरवाही नहीं अनन्या। अगले दिन हम पास के क्लिनिक पर गए। डॉक्टर ने जांच की और मुस्कुराकर कहा कि बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। मैंने पहले डॉक्टर को देखा, फिर आदित्य की तरफ। वो जैसे कुछ पल समझ नहीं पाया, फिर मेरे पास आया, मेरे माथे पर चूमा और बोला, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है अनन्या। हम खामोशी से घर लौटे। रास्ते में वो बार बार कहता रहा कि बेटा हो या बेटी, मैं चाहता हूँ कि वो तुम जैसी हो। उस दिन के बाद हमारी बातों का रुख बदल गया। घर के एक कमरे में बच्चों के खिलौने, कपड़े और छोटा सा पालना खरीदने की बातें होने लगी थी। आदित्य रात को इंटरनेट पर बच्चों के नाम ढूंढता और पूछता कि अनन्या ये कैसा है। मैं हंसती और कहती, पहले देख तो लें कि लड़का है या लड़की। वो कहता कि नहीं, मुझे बेटी चाहिए, मेरी छोटी सी गुड़िया। 9 महीने जैसे पलक झपकते गुजर गए। आदित्य हर चेकअप पर मेरे साथ जाता था, मेरी हर उलझन को बिना पूछे सुलझाता था। उसने मेरे लिए एक डायरी बनाई जिसमें हर हफ्ते मेरे जज्बात और उसकी प्रार्थनाएं लिखी होती। एक दिन उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब हमारी बेटी बड़ी हो, ये डायरी उसे दूँ ताकि वो जाने कि हम उसका कितना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फिर वो दिन आया जब मुझे डिलीवरी पेन शुरू हुआ। आदित्य मुझे हॉस्पिटल ले गया। मुझे पूरी तरह से होश नहीं था, लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई देती रही कि सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ। कई घंटों बाद नर्स की आवाज़ आई, बधाई हो, बेटी हुई है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई और मैंने आंखें बंद कर ली। जब मुझे होश आया तो कमरे में भाभी थी जो पुणे से वीडियो कॉल पर थी। मैंने नर्स से पूछा कि आदित्य कहाँ है, उसे तो सबसे पहले बेटी को गोद में लेना था। नर्स ने नज़रें चुराई। मैंने बार बार पूछा मगर कोई जवाब नहीं मिला। दिल में घबराहट बढ़ने लगी। तभी भैया का कॉल आया। उनके शब्द मेरे दिमाग में गूंजने लगे, अनन्या, आदित्य का एक्सीडेंट हो गया है। हॉस्पिटल से घर जाते वक्त वो नहीं रहा। मेरा फ़ोन हाथ से गिर गया। मेरी दुनिया जैसे रुक गई, सांस लेना भूल गई थी। मैं माँ बनी थी और उसी दिन विधवा भी। मैं बेड पर पड़ी थी, लेकिन जैसे शरीर में जान नहीं थी। बेटी पास थी, मगर मेरी आंखें बार बार दरवाजे पर टिकी थीं। शायद कोई कह दे कि ये गलत फहमी है, आदित्य जिंदा है। मुझे जल्दी डिस्चार्ज मिल गया।
क्योंकि मुझे हर हाल में घर पहुंचना था। आदित्य को आखिरी बार देखना था। मुझे उसके बिना उसके घर ले जाया गया, वही जिसे उसने प्यार से बसाया था। वो घर अब अजनबी सा लग रहा था। घर में मातम का माहौल था। आदित्य की बहनें, माँ और पड़ोसी रो रहे थे। आदित्य सफ़ेद कपड़े में लिपटा था, मगर उसका चेहरा शांत था। मेरा दिल जैसे बंद होने लगा, मेरे कदम डगमगा गए। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया। मेरा शरीर बेजान था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपने जज्बात कैसे बयां करूं। आदित्य की अंतिम यात्रा पूरी हुई, मगर मेरी जिंदगी अधूरी हो गई थी। मैंने बेटी को सीने से लगाया और बस इतना कहा कि अब तुम ही मेरे जीने की वजह हो। पहले दिन जब मैंने बेटी को दूध पिलाने की कोशिश की तो मेरा हाथ कांप रहा था। एक पल को उसे गोद में लेने से भी डर लग रहा था। लेकिन तभी भाभी की आवाज़ फ़ोन पर आई, अनन्या, अगर तुमने हिम्मत न की तो आदित्य की याद भी अकेली हो जाएगी। मैंने बेटी को सीने से लगाया। उसका छोटा सा वजूद मेरे दिल की धड़कन से जुड़ गया। उसकी सांसें, उसकी नन्ही उंगलियां मुझे जीने की वजह दे गईं। अनिल भाई और रिया भाभी के आने में 2 दिन लगे थे। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, माहौल बदल गया। भैया दरवाजे पर रुके। उनकी आंखें दीवारों पर टिकी थीं, जैसे आदित्य को ढूंढ रही हों। भाभी मेरी ओर दौड़ी, मुझे गले लगाया। मैं बिना कुछ बोले खड़ी थी। बेटी को उनकी गोद में दिया गया। रिया भाभी ने उसे चूमा और कहा, ये तो बिल्कुल आदित्य के जैसी है, बिल्कुल वैसी ही आंखें। भैया चुपचाप बैठक में बैठे थे, एक शब्द नहीं बोला। खाने के बाद जब सब लोग खामोश हो गए, वो मेरे कमरे में आए, कहने लगे कि अनन्या, तुम्हें इस हाल में देखकर तकलीफ होती है, पुणे चलो, वहाँ पर हम सब हैं, तुम अकेली नहीं रहोगी। मैंने नज़रें झुकाई। अकेली तो अब भी नहीं हूँ, ये मेरे पति की बेटी है, मैं इसके साथ हूँ। भैया ने पानी का गिलास उठाया, 2 घूंट पिया और धीरे से बोले, यहाँ तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं है, कम से कम वहाँ हमें सुकून होगा कि तुम सुरक्षित हो। मैंने कहा कि ये घर आदित्य का है भैया, मैं इसके साए में जीना चाहती हूँ। वो दरवाज़ा, वो बेड, वो कुर्सी जहाँ वो अखबार पढ़ता था, ये सब छोड़कर कैसे चली जाऊँ। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वो आगे आई और बोली, अनन्या, हम तुम्हें इस दुख में नहीं छोड़ सकते। आदित्य की यादें तो तुम्हारे दिल में हैं, वो कहीं भी साथ होंगी। मैंने उनकी ओर देखा, फिर बेटी की ओर। मैंने सोचा ये जगह सिर्फ यादें नहीं, मेरे रिश्ते का सबूत है। मेरी बेटी को उसके पापा का घर चाहिए। भैया ने थोड़े गुस्से से कहा कि तुम जिद कर रही हो, हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। अगर जिद ना करती तो शायद ये जिंदगी की कैद आसान लगती। मेरी आवाज़ सख्त थी, मगर मैं रोई नहीं। भाभी ने अनिल भैया का हाथ पकड़ा और कहा कि हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जब दिल चाहे हमारा दरवाज़ा खुला है। अगले दिन भैया ने घर की चीज़ों को गौर से देखना शुरू किया, जैसे कुछ सोच रहे हों। दोपहर को उन्होंने मुझे बुलाया कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जमा किए हैं, अगर कभी ज़रूरत हो तो बिना हिचक बताना। मैंने कहा, भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका भरोसा ही काफ़ी है। भाभी मेरे साथ बैठी रहीं, कुछ देर खामोश रहीं, फिर धीरे से बोली कि एक सलाह दूं, कुछ काम शुरू करो, थोड़ा वक्त अपने लिए निकालो। जिंदगी रुक गई है, मगर तुम्हें रुकना नहीं चाहिए। उसी शाम वो दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगे। भैया ने बैग बंद करते हुए कहा कि ये फैसला तुम्हारा है, हम बस प्रार्थना कर सकते हैं कि तुम सलामत रहो। भाभी ने मुझे गले से लगाया और कहा कि तुम बहुत बहादुर हो अनन्या, लेकिन अगर कभी हिम्मत थक जाए तो हमें ज़रूर याद करना। उनके जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। आदित्य के जाने के बाद अगर कुछ बदला था तो वो था मेरी सास का व्यवहार। पहले जो वो मुझे बेटी कहती थी, हर काम में मेरा साथ देती थी, मेरे लिए प्रार्थना करती थी, मगर अब उनके चेहरे की रेखाएं जैसे बदल गई थी। उनकी नज़रों में ठंडक की जगह अजनबियत आ गई थी। विधवा होने के बाद का समय शुरू हुआ तो उन्होंने मेरे कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद रखने को कहा। बोली कि बस अब तुम अंदर ही रहो, विधवा औरत की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। मेरे दिल में सवाल उठा, क्या विधवा होना सिर्फ दुख का नाम है या सज़ा का? मगर मैंने खामोशी चुन ली। बेटी मेरे पास थी, वही मेरा सहारा थी। मैं दिन रात एक कमरे में 4 दीवारों के बीच बिना आवाज़ के ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरी जेठानी अंशिका अक्सर मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर धीमी आवाज़ में पूछती थी, कुछ चाहिए अनन्या? मैं कहती कि नहीं भाभी, सब कुछ है। हालांकि सच ये था कि अंदर से बहुत कुछ टूट चुका था। एक दिन सास कमरे में आई, सख्त लहजे में बोली, तुम अब विधवा हो चुकी हो, अब हंसी खुशी और रंग बिरंगे ख्यालों का वक्त नहीं, अब तुम्हारे लिए सफ़ेद साड़ी ही है। मैंने सर झुकाकर कहा कि जैसा आप कहें माँ जी।
फिर वो मेरी बेटी को देखकर कुछ देर खामोश रही और एक ठंडी सांस लेकर कमरे से चली गई। अंशिका भाभी मेरी असल मददगार बनी। कभी दूध का गिलास दरवाजे के नीचे रख देती, कभी बेटी के लिए झूला बंधवा देती। एक दिन जब मैं बीमार पड़ गई थी तो रात में छुपकर वो मेरे कमरे में आई और मेरे माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखी और बोली, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। मैंने पहली बार अपने दिल की बात कही कि भाभी मुझे लगता है जैसे मैं कोई कैदी हूँ, बस कुछ दिन और बाकी हैं। उसने मेरा हाथ थामा और कहा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा नन्या, तुम जैसी लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, बस खामोश रहती हैं। उन दिनों में मुझे काम करने की इजाज़त नहीं थी, मगर ताने और ठंडी नज़रें रोज़ का हिस्सा बन चुकी थी। मेरी ननंद अक्सर बाहर से आकर मेरे दरवाजे के पास खुसुर पुसुर करती थी, कहती थी कि कितने दिन हो गए हैं इसे कमरे में बंद हुए, शायद यही इसकी किस्मत है। एक दिन अंशिका ने मेरे लिए सब्जी की प्लेट भिजवाई। सास ने देख लिया और मेरी ओर बढ़कर बोली कि तूने अपनी सेवा के लिए भी किसी को मना लिया, अब नखरे दिखाने शुरू हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बेटी को गोद में उठाकर एक तरफ को हो गई। अंशिका ने बाद में कहा, मैं उलझने नहीं आई, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम खुद को अकेला ना समझो। उस दौरान एक और वाकया हुआ। घर में काम करने वाली बाई को सास ने अचानक हटा दिया। मुझसे कहने लगी कि अब घर में कोई ख़ास काम नहीं, सब कुछ तुम करोगी। मैंने कहा, लेकिन अभी तो मैं पति के दुख से बाहर भी नहीं निकली, बेटी छोटी है, मुझे इसको संभालना होता है। तो वो बोली कि कमरा साफ करना, बच्चों के कपड़े समेटना, ये बाहर का काम नहीं। मैंने बेटी को झूले में लिटाया और चुपचाप काम में लग गई। शरीर थक जाता था, मगर मैंने कभी शिकायत नहीं की। अंशिका ने एक दिन कहा कि तुम हर बात बर्दाश्त कर लेती हो, ये तुम्हारी ताकत भी है और कमज़ोरी भी। मैंने जवाब दिया, भाभी मैं अब किसी जंग में नहीं पड़ना चाहती, मेरे लिए मेरी बेटी ही काफ़ी है। उन आखिरी दिनों में मैंने सुना था कि सास मोहल्ले में कह रही थी, बहू तो थी मगर किस्मत का क्या, बेटा गया और ये लड़की अब हमारे सिर पर बोझ है। मेरे अंदर एक बार फिर चुभन सी उठी, मगर मैंने वो बात भी दिल में दबा दी थी। एक दिन अंशिका भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि कल तुम आज़ाद हो जाओगी, भगवान तुम्हारी ज़िंदगी में आसानी दे। मैंने कहा, भाभी अगर आप जैसा कोई ना होता तो शायद मैं टूट जाती। अगली सुबह मैंने सबसे पहले भगवान के आगे हाथ जोड़कर उनका धन्यवाद किया। मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले, मगर दिल में जैसे एक पत्थर उतर गया। अंशिका भाभी ने मुझे गले लगाकर कहा कि अब तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए अनन्या, लेकिन मैं जानती थी कि नई जिंदगी सिर्फ समय पूरा होने से शुरू नहीं होती। ये तो एक नए सफ़र का आगाज़ था, जहाँ सवाल और जवाब दोनों मेरे हिस्से थे। समय पूरा होने के बाद मैंने सास के सामने जाकर कहा कि माँ जी, आपके कहने पर मैंने हर बात मानी, अगर अब इजाज़त हो तो थोड़ी देर आंगन में बैठ जाया करूं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और सख्त लहजे में बोली कि अभी वक्त नहीं आया तुम्हारे लिए खुली हवा में सांस लेने का, समय तो पूरा हो गया मगर शर्म अभी बाकी है। मैंने नज़रें झुका ली, वापस अपने कमरे में चली गई और बेटी को गोद में ले लिया। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सास ने नौकरानी को दरवाजे पर ही रोक दिया। अब तेरे आने की ज़रूरत नहीं, जिसके लिए तू आती थी वो अब सब संभाल सकती है। नौकरानी ने हैरानी से मेरी ओर देखा। मैंने बस सर हिलाया, वो चुपचाप चली गई। किचन, बर्तन, कपड़े, झाड़ू और बेटी का ख्याल सब कुछ मेरे सर पर आ गया। नाश्ता बनाते वक्त चूल्हे की आग तेज़ हो गई तो मेरा हाथ जल गया। मैंने आवाज़ निकाली तो सास किचन में आ गई। बोली, अभी तो काम शुरू हुआ है और इतनी जल्दी थकने लगी है, विधवा हो गई हो, अब यही तुम्हारी ज़िंदगी है। अंशिका भाभी जो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी आगे बढ़ी। माँ जी, इसका हाथ जल गया, थोड़ा ख्याल करें। सास ने उन्हें घूर कर देखा कि तू ही तो है जिसने इसके नखरे पाल रखे हैं। पहले पति ने सर पर चढ़ाया, अब तू भी चढ़ा रही है। अंशिका भाभी खामोश हो गई। मैंने जख्म पर पानी डाला, दुपट्टा बांधा और काम में लग गई। अगले दिन अंशिका भाभी ने कहा कि अनन्या, मैं चाहती हूँ कि तुम रंगीन कपड़े पहनो, मन हल्का होगा, काफ़ी समय हो चुका है। मैंने अलमारी से हल्का गुलाबी सूट निकाला, इस्त्री की और पहन लिया। जैसे ही आंगन में निकली, मेरी नंदी बैठक में बैठी थी। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा और दोनों हंसने लगी कि यही दिन रह गए थे, कल तक बंद कमरे में थी, आज रंगीन कपड़े। वाह भाभी वाह। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि सास अंदर आ गई। मेरी ओर देखकर गुस्से से बोली, क्या यही दिखाने के लिए दुख खत्म होने का इंतज़ार किया? सफ़ेद कपड़ों का समय गया तो अब फैशन याद आ गया। मैंने कहा, माँ जी, ये कोई शौक का कपड़ा नहीं, अंशिका भाभी ने ही कहा था।
मेरी सास ने कहा, तो क्या अब इस घर में अंशिका ही फैसला करेगी? मैं जिंदा हूँ और जब तक हूँ इस घर में विधवा के रंग सफ़ेद के सिवा कुछ नहीं होंगे। मैंने सूट उतारा, फिर से सफ़ेद साड़ी पहन ली और ख़ुद को आईने में देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर जैसे रोशनी बुझती गई हो। अंशिका भाभी शाम को मेरे पास आई और कहने लगी कि माफ़ करना, मेरा सुझाव तुम्हारे लिए परेशानी बन गया। मैंने कहा, भाभी शायद ये घर मुझे एक ही रंग में देखना चाहता है। दिन गुजरते गया और काम का बोझ बढ़ता गया। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तनों तक हर काम मेरे जिम्मे था। बेटी को गोद में लेकर फर्श साफ करती, कभी उसे लिटाती, कभी रोटी सेकते वक्त झूले में हिलाना पड़ता था। एक दिन खाना बनाते वक्त आटा ख़त्म हो गया। मैंने ननद से कहा कि थोड़ा आटा ले आओगी, बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। उसने तंज कसा, अब हम तेरे नौकर हो गए, अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं, पति के मरने के बाद भी हुक्म चला रही है। मैंने कहा, हुक्म नहीं, बस कहा था। सास किचन में आ गई कि अब तू अपनी औकात समझ ले, विधवा हो गई है, अब इस घर में रहना है तो जुबान बंद रखनी होगी। जिसका पति नहीं रहा उसका सहारा सिर्फ काम होता है। मैंने आटे की थैली संभाली और खुद दुकान की ओर निकल गई। रास्ते में एक पुरानी पड़ोसन मिली, कहने लगी, क्या खुद आटा लेने आई हो? बच्ची को कौन देख रहा है? मैंने छोटा सा जवाब दिया कि घर में सब हैं और जल्दी वापस लौट आई। उस रात अंशिका ने मुझे खाने पर बुलाया। बच्चों के साथ बैठकर लगा जैसे कुछ पल आसान हो गए। उसने कहा कि तुम्हें थोड़ा वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। मैंने कहा कि वक्त बचता नहीं भाभी, सारा दिन काम और बेटी की जिम्मेदारी। उसने कहा कि कम से कम रोज़ 10 मिनट मेरे साथ बैठकर चाय पी लिया करो, बस इतना वादा करो। मैंने सर हिलाया। उस रात पहली बार नींद आई थी। अगली सुबह फिर वही रूटीन, लेकिन अब मन में अंशिका भाभी का वादा था। सास के ताने, ननंदों की ठंडी नज़रें, सब कुछ सहते हुए भी मैं हर रात उस दिन 10 मिनट की चाय का इंतज़ार करती। एक दिन बेटी को गोद में लिए सोच रही थी, अगर ये सब मेरे साथ हो सकता है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मुझे कुछ बदलना होगा। मगर वो सोच अभी कच्ची थी और माहौल मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर रहा था। मैं सिर्फ सह रही थी, झेल रही थी और अपनी बेटी की आंखों में वो रोशनी ढूंढ रही थी जो कभी मेरे चेहरे पर थी। उस दिन सुबह से मौसम भारी था, बादल छाए थे और हवा में नमी थी। मैंने रोज़ की तरह काम शुरू किया। बच्चों की यूनिफॉर्म इस्त्री किए, नाश्ता बनाया और बेटी को झूले में लिटाया। सास जल्दी उठ गई थी। मेरी नंदे कॉलेज की तैयारी में व्यस्त थी। कपड़ों की 2 बड़ी बाल्टियां जमा हो चुकी थी। अंशिका भाभी अभी सो रही थी। आमतौर पर कपड़े धोने के बाद फैलाने का काम वो संभालती थी, क्योंकि मैं छत पर नहीं जाती थी। लेकिन आज सास ने मुझे आवाज़ दी थी कि कपड़े उठा और ऊपर जा फैला दे। अंशिका को मत छेड़, सोती रहेगी तो बेहतर है। मैंने कहा, माँ जी मैं छत पर नहीं जाती, आपको पता तो है। वो बोली कि चुपचाप जा, रानी बनने की आदत छोड़ दे, विधवा हो गई है, अब यही काम करने हैं तुझे। मैंने बेटी को झूले में हिलाया, कपड़े उठाए और छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दिल में बेचैनी थी मगर कोई रास्ता नहीं था। छत पर पहुंची तो बादल और गहरे हो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तार पर डालने शुरू किए। आखिरी चादर फैलाते वक्त ठंडी हवा का झोंका आया और फिर बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान फट पड़ा हो। मैं कपड़े समेटने लगी। मेरी साड़ी भी पानी से भारी हो गई। जैसे ही आखिरी कपड़ा तार से उतारा, मेरी नज़र सामने कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वहाँ मनीष भैया खड़े थे, सास के छोटे बेटे मेरे देवर जी, जो मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में जो कुछ था वो बर्दाश्त से बाहर था। वो मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कान जो रूह में जहर घोल दे। मैंने फौरन नज़रें नीचे की, कपड़े उठाए, खुद को संभाला और भागती हुई नीचे आ गई। सीढ़ियाँ उतरते ही सास सामने आ गई। मेरी सांस फूल रही थी। कहने लगी कि क्या हुआ, ऐसे क्यों भाग रही हो, कपड़े कहाँ हैं? मैंने हिम्मत करके कहा कि माँ जी, मनीष भैया ऊपर थे, मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मेरी नंदे कमरे से निकल आई। अंशिका भाभी भी आ चुकी थी। मेरी बात सुनकर अंशिका भाभी की आंखों में हैरत थी, मगर सास का चेहरा लाल हो गया। कहने लगी कि क्या बकवास कर रही है, मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने कहा, माँ जी मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे। सास ने मेरे ऊपर ज़ोर से थप्पड़ मारा। बदचलन कहेगी, अपने पति के मरने के बाद अब मेरे जवान बेटे पर नज़र डाल रही है, शर्म नहीं आई? मैं पीछे हटी। नंदू ने घेर लिया और कहा कि यही रह गया था, पहले हमारे भाई को खा गई, अब दूसरे पर नज़र डाल रही है। ये सब तुम्हारा ड्रामा है। बारिश में सफ़ेद कपड़े पहनकर गई और अब इल्ज़ाम लगा रही है। मैंने नज़रें झुका ली, आंसू बह रहे थे, मगर मैंने सच कहा,
मैंने कुछ गलत नहीं किया। सास ने मेरे बाल पकड़कर मुझे ज़मीन पर गिराया। निकल बाहर, ये कपड़े संभाल और शराफत से रहना सीख। अंशिका भाभी ने बीच बचाव की कोशिश की कि माँ जी बस करें, बेटी भी देख रही है। सास बोली कि यही तो खतरा है, कहीं ये बच्ची भी अपनी माँ के जैसी न बन जाए। मैंने खुद को समेटा, कपड़े उठाए और खामोशी से कमरे में चली गई। बेटी झूले में थी, उसकी आंखों में नींद थी, मगर माहौल का शोर उसे डरा चुका था। मैंने उसे सीने से लगाया और खुद से कहा कि अब जो भी सहना है तेरे लिए सहना है। कमरे की बंद हवा में मेरा दिल धड़क रहा था। पर्दे हिलते तो लगता कि मनीष फिर से न आ जाए। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली थी। रात को खाने के वक्त मैं नीचे नहीं गई। सास ने दरवाज़ा पीटा और कहने लगी कि नीचे आ, भूखी रहेगी तो हमें मत कहना, और कल से सारे काम तेरे ही हैं। मैंने जवाब नहीं दिया, बस बेटी के हाथ थामे रही। वो मेरी ढाल थी, मेरा सबूत थी। उस रात जब सब सो गए, मैंने कहा कि हे भगवान, सच बोलने की ये सज़ा क्यों? जो नज़र मुझ पर पड़ी वो इल्ज़ाम मेरे नाम लगा। ये कैसा इंसाफ है? दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं कांप गई, मगर दरवाज़ा नहीं खोला। सिर्फ दिल में एक प्रार्थना थी कि मेरी बेटी को इस घर की नज़रों से बचा लेना। उस रात कमरे की कुंडी बंद थी, मगर दिल बेचैन था। मैं बार बार उठकर दरवाज़ा चेक करती, फिर बेटी के पास बैठ जाती। बाहर खामोशी थी, मगर मेरे दिल में शोर था। मैं सुबह सवेरे 5 बजे उठती थी। ये वो वक्त था जब मैं अक्सर प्रार्थना के लिए उठती थी, एक आदत जो शादी के बाद और पक्की हो गई थी। मैं भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि दरवाजे की कुंडी हिलने लगी। दिल जैसे गले में अटक गया। मैंने प्रार्थना जारी रखी, लेकिन अगले ही पल कुंडी खुलने की आवाज़ आई। किसी ने धीरे से दरवाज़ा खोला। वो मनीष था। वो बिना कुछ बोले अंदर आ गया। मैंने प्रार्थना जारी रखी, जैसे हर शब्द मेरा रक्षक बन जाए। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरी ओर बढ़ा। मैं रुकने की मुद्रा में थी। जैसे ही मैं आंखें बंद करने वाली थी, वो मेरे करीब बैठकर बोला कि प्रार्थना ख़त्म हो जाए तो थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो, अब तुम भाभी नहीं लगती। मैंने फ़ौरन प्रार्थना पूरी की और खड़ी हो गई कि आपको शर्म नहीं आती? ये वक्त है किसी के कमरे में आने का, वो भी एक विधवा औरत के। उसने कहा कि आदित्य मर चुका है। अनन्या, तुम अब अकेली हो, तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ। मैंने पीछे हटते हुए कहा कि आप मेरे पति के भाई हैं। ये क्या बकवास है? मैंने दरवाजे की ओर इशारा किया कि मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मगर वो वहीं बैठा रहा। कहने लगा कि अगर शोर मचाया तो सब यही समझेंगे कि तुमने मुझे बुलाया था। सच कोई मानेगा नहीं। मैंने भगवान जी के मंदिर की तरफ इशारा किया और कहा कि भगवान के सामने भी तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? उसने मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की। मैंने ज़ोर से झटका दिया और चीखी कि माँ जी, भाभी, दरवाज़ा खोलो। अचानक मनीष के चेहरे पर तनाव आ गया। उसने माथे पर हाथ रखा और लड़खड़ाते हुए एक तरफ गिरने लगा। उसकी चीख गूंजी और बाहर शोर मच गया। अंशिका भाभी सबसे पहले कमरे में आई थी, फिर मेरी नंदे और सास। मैं दरवाजे के पास ज़मीन पर बैठी कांप रही थी। मनीष फर्श पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह से झाग निकल रहा था। सास चीखने लगी कि ये क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ? मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया था। मेरी आवाज़ रुक गई। सास बोली, झूठी, तेरे जैसे चरित्र की औरतों पर भरोसा नहीं। अंशिका भाभी ने मनीष को देखा और कहा कि इसे हॉस्पिटल ले चलो, शायद हार्ट अटैक है। भाइयों ने मनीष को उठाया। उसकी एक टांग और एक बाजू बेजान हो चुके थे। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा कि पैरालिसिस का अटैक है। दिमाग का एक हिस्सा प्रभावित हुआ है, बोलने की क्षमता कम हो गई है और शरीर का एक हिस्सा लकवाग्रस्त है। अंशिका ने सास को संभाला, जो हिचकियाँ ले रही थी और कह रही थी कि मेरा बेटा। ये सब अनन्या की चाल थी। वो मेरे बेटे की इस हालत की जिम्मेदार है। मैं अस्पताल नहीं गई थी। मैं अपने कमरे में बंद रही बेटी के साथ और हाथ जोड़कर भगवान से बात करती रही। मैंने सिर्फ अपना बचाव किया। तुम तो सब जानते हो ना। 2 दिन के बाद मनीष घर आया, व्हील चेयर पर। उसकी आंखों में वही घमंड था, मगर अब लाचारी भी थी। उसकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकले कि मैंने गलती की थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। अंशिका भाभी ने नरमी से कहा कि ये शब्द काफ़ी हैं। सब कुछ साफ हो गया। मैं सामने नहीं गई थी, दीवार के पीछे से सुना था। सच अपनी पहली झलक दिखा चुका था। जुल्म की जुबान बंद हो गई थी, मगर इल्ज़ाम के निशान अभी भी बाकी थे। मनीष की व्हीलचेयर जब घर में दाखिल हुई तो एक पल के लिए सब खामोश हो गया। वो जो कभी छत पर खड़ा आवाज़ें लगाता था, अब नज़रें झुकाए बैठा था।
हाथों की हरकत खत्म हो चुकी थी, जुबान से मुश्किल से शब्द निकल पा रहे थे। सास ने डॉक्टर की रिपोर्ट खोली, ऊंची आवाज़ में पढ़ी कि लेफ्ट साइड पैरालिसिस, लिमिटेड स्पीच फंक्शन। उसे पकड़कर वो अचानक चुप हो गई। अंशिका भाभी ने रिपोर्ट दोबारा पढ़ी और ठंडी सांस भरी। ये तो लंबा मामला है, पूरी रिकवरी की भी संभावना कम है। कमरे में सब खामोश थे, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। मैं अपने कमरे के कोने में बेटी को गोद में लिए सुन रही थी। मेरी आंखें बंद थीं, मगर दिल में जैसे कुछ बार बार दोहराया जा रहा था। मुझे पता था कि सच खुद बोलेगा, उसके शब्दों की ज़रूरत नहीं। उसी रात अंशिका भाभी मेरे पास आई। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने दरवाज़ा धीरे से बंद किया और बिस्तर पर बैठ गईं। कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली कि अनन्या, मुझे तुमसे एक सच कहना है जो मैं सालों से छुपाती आई हूँ। मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा। मनीष शुरू से ही ऐसा था। उसकी नज़रों में हमेशा बेचैनी, ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी और गलत इरादे थे। मेरी शादी के बाद उसने मुझ पर भी हाथ डालने की कोशिश की थी। मेरी सांसें रुक गईं। मैंने कहा, फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? माँ जी से मना किया था, कहा था परिवार की इज्जत का सवाल है। मैं चुप हो गई। फिर बच्चे हुए और खामोशी आदत बन गई। लेकिन अब खामोशी टूट गई है, क्योंकि वो हद पार कर चुका है। तुम पर हाथ उठाना, तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठाना, ये मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। मैंने पूछा, तो आप क्या करोगी भाभी? मैं जा रही हूँ, अपने बच्चों को लेकर इस घर से जा रही हूँ, अब और नहीं। अगली सुबह जब अंशिका ने सामान बांधना शुरू किया तो सास का चेहरा उतर गया। क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो? अंशिका भाभी बोली कि जिस बेटे को आपने हमेशा बचाया, उसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सास ने कहा कि मनीष बीमार है, अब तुम ही उसका सहारा हो। अंशिका बोली कि जब मनीष ने अनन्या पर हाथ उठाया तब किसका सहारा था? तब आपको क्यों याद नहीं आया कि आपकी बहू भी किसी की बेटी है? सास ने नजरें झुका ली, हाथ जोड़कर बोली कि बच्चों का सोच लो, मत जाओ। अंशिका ने कहा, मैं बच्चों को इसलिए ले जा रही हूँ ताकि उन्हें बेहतर माहौल दे सकूं। मैं नहीं चाहती कि वो देखें कि औरत कब तक चुप रहती है। अंशिका के जाने के बाद घर सूना हो गया। मनीष व्हीलचेयर पर बैठा दरवाजे की ओर देखता रहा, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, मगर कोई वापस नहीं आया। सास कुछ ही दिनों में बूढ़ी लगने लगी, बाल सफ़ेद, चेहरा बेरौनक। कभी मेरे कमरे के बाहर खड़ी रहती, कभी अंशिका को फ़ोन करती जो कभी नहीं उठता। एक दिन वो मेरे पास आई। उनकी आवाज़ में पहली बार नरमी थी। अनन्या, तूने जो कहा वो सच था, मैं मानती हूँ। मैंने तुझ पर जुल्म किया। मैंने कहा, अब मानने से क्या फ़र्क? माँ जी, वक्त निकल चुका है। वो बोली कि बस एक बात कह दूं, मैं रोज़ मनीष को मंदिर के दरवाजे पर व्हील चेयर में बिठा देती हूँ ताकि लोग उसके लिए प्रार्थना करें, शायद भगवान उसे माफ़ कर दे। मैंने कहा, भगवान सब देखता है माँ जी, और उसका इंसाफ पूरा होता है। वो वहाँ से खामोशी से चली गई। उनकी पीठ झुकी हुई थी, जैसे वक्त के बोझ ने उन्हें थका दिया हो। उस दिन के बाद से सास की आंखों में अक्सर नमी दिखती। मनीष दरवाजे पर बैठा रहता, आसपास खेलते बच्चों को देखता, मगर उनकी हंसी उस तक नहीं पहुंचती। वो व्हील चेयर पर बेसुध बैठा रहता और सास मंदिर के बाहर लोगों से प्रार्थना करती थी। हराने जाने वाले की आंखों में सवाल होता और जवाब वो अपने अंदाज में दे देती थी। घर में अब भी खामोशी थी, मगर वो अब अंदर तक नहीं जाती थी। मैंने कमरे की दीवारों से नजरें हटाना शुरू कर दिया। मेरी सोच बदलने लगी। अंशिका भाभी जा चुकी थी और मैं जानती थी कि अगर मैं अब ना बदली तो मेरी बेटी भी इस ठहरे हुए माहौल में बड़ी होगी। मुझे वो नहीं चाहिए था। मुझे उसके लिए एक नया आगाज़ चाहिए था। एक दिन सास कमरे में आई। उनके हाथ में एक पुराना एल्बम था। उन्होंने मेरे सामने रख दिया और कहने लगी कि आदित्य की तस्वीरें हैं, शायद तुम रखना चाहो। मैंने एल्बम खोला। हर तस्वीर एक कहानी थी। आदित्य का हंसता चेहरा, उसकी बाहें, उसके शब्द, सब जिंदा हो गए। मैंने तस्वीर के पीछे लिखा पढ़ा कि अनन्या के साथ हर दिन मेरी खुशकिस्मती है। मेरी आंखें भीग गईं, मगर दिल में कड़वाहट नहीं थी। मैंने सास की ओर देखा और कहा कि तस्वीरें रखने का मतलब माफ़ करना नहीं होता। वो बोली, मैं जानती हूँ, मगर चाहती हूँ कि शायद एक दिन तुम नरम हो जाओ। मैंने कहा, माँ जी, नरम होना और माफ़ करना दो अलग बातें हैं। जिस दिल पर हाथ उठा वो हाथ भूल सकता है, मगर वो पल नहीं। वो बोली, तो कुछ तो कह बहू, तू क्या चाहती है? मैंने कहा, मैं अपनी बेटी के हिस्से की संपत्ति चाहती हूँ। वो आदित्य की बेटी है, उसका हक कोई नहीं छीन सकता। सास ने चौंक कर मुझे देखा। संपत्ति? मैंने कहा कि हाँ, आदित्य हिस्से की पूरी जानकारी चाहिए। मैं कानूनन उसकी वारिस हूँ और उसका हक बचाकर रखना चाहती हूँ। वो खामोश हो गई। अगले दिन मैंने भैया को फ़ोन किया।
कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई, कुछ पुराने कागजात निकाले गए, कुछ कोर्ट के चक्कर लगे, मगर आखिरकार मुझे आदित्य की संपत्ति का कानूनी हिस्सा मिल गया। मैंने वो रकम संभाली, अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए और उन औरतों के लिए जो खामोशी से टूट जाती हैं। मैंने पास के इलाके में एक पुराना खाली मकान देखा। वो जगह साधारण थी, मगर मेरी नज़र में वो एक नया पेड़ था जिस पर छाया देने वाले पत्ते उगने थे। मैंने वहाँ एक स्कूल खोलने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहाँ विधवाएं, बेसहारा बच्चियाँ पढ़ सकें, खुद को संवार सके, जीने की वजह पा सके। मैंने उस स्कूल का नाम नया उजाला रखा। पहले दिन सिर्फ 3 बच्ची आईं, एक 7 साल की अनाथ बच्ची, एक विधवा जिसका पति नशे की लत में मर गया था, और एक लड़की जिसे सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया था। मैंने उन्हें चाय पिलाई और कहा कि ये स्कूल आज से तुम्हारा है। यहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, हिम्मत भी सिखाई जाएगी। वक्त गुजरता गया, स्कूल बढ़ता गया। मैंने एक छोटा सा अनाथालय भी बनाया, एक कमरा जहाँ बच्चे सोते, एक किचन जहाँ खाना बनता और एक छोटी लाइब्रेरी जहाँ कुछ पुरानी किताबें रखी थी। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही थी, वो स्कूल जाने लगी थी और शाम को मेरे साथ बच्चों को कविताएं सुनाती थी। एक दिन सास स्कूल के दरवाजे पर आई थी। वो मनीष को व्हील चेयर पर ले आई थी और बाहर खड़ी रही। वो धीरे से बोली कि यही स्कूल है, लोग कहते हैं यहाँ सुकून मिलता है। मैं दरवाजे पर रुकी। ये जगह हर उस इंसान के लिए है जिसका दिल साफ हो, जो कुछ सीखना चाहता हो, कुछ बदलना चाहता हो। मनीष की जुबान अब भी साथ नहीं देती थी, मगर उसकी आंखों से लगता था जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, शायद माफ़ी, शायद पछतावा। मैंने कहा कि माफ़ी दिल से दी जाती है माँ जी, मेरा दिल अभी भी ज़ख्मी है। वक्त मरहम है, मगर हर जख्म का निशान रहता है। वो बोली, तो कुछ तो दे दो, कम से कम प्रार्थना। मैंने आंखें बंद करके कहा कि भगवान अगर माफ़ करना चाहे तो मेरी तरफ से नहीं, बल्कि अपनी तरफ से करे। मैं किसी को सज़ा या माफ़ी देने की मालिक नहीं। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, मगर उनकी वापसी का इंतज़ार भी नहीं किया। बेटी ने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। बोली, मम्मी आज मैंने सबको एक कविता सुनाई। सब ने तालियां बजाईं। मैंने उसे गले लगाया और कहा कि बस यही काफ़ी है, तेरे पापा की आत्मा को यही सुकून देगा। अब मैं सच के साथ खड़ी थी, कमज़ोर नहीं, अकेली नहीं, बल्कि एक नई जंग का विजेता, जिसने खुद को बचाकर दूसरों को पनाह देना सीख लिया था। हर शाम सास मनीष को व्हीलचेयर में मंदिर के दरवाजे पर लाकर बिठा देती थी। मनीष की आंखें हर गुजरने वाले को देखती, कुछ उसे नज़रअंदाज करके चले जाते तो कुछ रुककर देखते, कुछ अफसोस से सर हिलाकर आगे बढ़ जाते। एक दिन मोहल्ले के पुजारी जी रुके। सास उनके पास गई और कहा कि पुजारी जी, मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करें, वो बहुत तकलीफ में है। पुजारी जी ने मनीष को देखा और कहा, कभी किसी की प्रार्थना की जगह को गंदा करने की नियत की थी, शायद इसीलिए हर प्रार्थना अब उस पर बोझ बन गई। प्रार्थना वही कबूल होती है जिसका दिल साफ हो। सास ने नजरें झुका ली और वापस लौट आई। स्कूल में अब 7 बच्चियां, 4 औरतें और 2 अनाथ लड़के नियमित पढ़ाई कर रहे थे। मेरे लिए वही दुनिया थी। बेटी अब 6ठी कक्षा में थी। वो अक्सर कहती कि मम्मी कल मैं सबके सामने कविता सुनाऊंगी, आप मेरी आवाज़ सुनोगी ना? मैं कहती कि हर दिन सुनूंगी, जब तक ये स्कूल है तेरी आवाज़ इसकी दीवारों में गूंजेगी। एक दोपहर बेटी मेरे साथ आंगन में खेल रही थी। धूप हल्की थी। मैंने एक नया पौधा लगाया था और वो रोज़ उस पर पानी डालती थी। उस दिन वो रुकी और बोली, मम्मी क्या ये पौधा बड़ा होगा? मैंने कहा कि हाँ बेटा, बिल्कुल जैसे तुम बड़ी हो रही हो। दोनों में फ़र्क सिर्फ वक्त का है, मकसद एक है, बढ़ना, छाया देना। उसी शाम एक औरत आई, चादर में लिपटी, आंखों में थकान। उसने दरवाजे पर कहा, क्या विधवाओं को भी यहाँ जगह मिलती है? मैंने कहा, ये जगह उन सब के लिए है जिनके पास इज्जत है, मगर सर छुपाने की जगह नहीं। मैंने उसे अंदर बिठाया, पानी दिया और खाली कमरा दिखाया कि ये जगह तुम्हारी है, जब तक चाहो तुम रहो। वो औरत थोड़ा रोई, फिर चुप हो गई। उसकी आंखों में वही खालीपन था जो कभी मेरी आंखों में था। बेटी मेरे पास आई, मेरे गले में बाहें डाली। मम्मी आप सबकी माँ बन गई हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं वो बन गई हूँ जो किसी की चुप्पी को सुन सकती है। एक सुबह पुजारी जी स्कूल आए। उनके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था। बोले, ये मंदिर के रिकॉर्ड्स हैं, हमें एक नई जगह चाहिए जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जा सके। हम चाहते हैं कि आपका स्कूल मंदिर से जुड़ जाए। मैंने हैरत से उनकी ओर देखा। ये सम्मान आप मुझे दे रहे हैं? वो बोले कि हाँ, ये सम्मान तुमने कमाया है अनन्या। हमने देखा, जिसने दुख सहा हो भगवान उसे अकेला नहीं छोड़ता। मैंने खामोशी से रजिस्टर लिया, दस्तखत किए और दिल में सोचा कि शायद आदित्य कहीं आसमान में बैठा मुस्कुरा रहा हो।
उसी शाम मनीष मंदिर के दरवाजे पर था। वही व्हीलचेयर, वही खाली नजरें। एक छोटा बच्चा उसके पास आया, उसे देखता रहा, फिर अपनी माँ का हाथ पकड़कर बोला, मम्मी ये वही है ना जिनके बारे में लोग कहते हैं ना कि उनकी नज़रें बुरी थीं। माँ ने बच्चे को खींचा कि ऐसा मत बोल बेटा, मगर फिर कहा कि हाँ, नज़रों से नीयत का अंदाज़ा हो जाता है। मनीष ने नज़रें झुका ली थी। उसकी आंखों से 2 मोटे आंसू चेहरे पर बह गए। मैंने स्कूल की छत से वो मंजर देखा। बेटी मेरे साथ थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी भगवान सब देखता है ना। मैंने सर हिलाया कि हाँ बेटा, मेरा भगवान खामोश रहता है, मगर अंधेरे में उजाला वही जलाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।